आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं खंडित श्रेणी के प्रश्नों को हमें कैसे हल करने हैं। खंडित श्रेणी, जिसे हम असतत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, इसकी पहचान क्या होती है? आपके सवालों में इस प्रकार के आंकड़े दिए होते हैं, जैसे कि देखिए इस टेबल में 2 आंकड़े दिए हैं। सबसे पहला आंकड़ा दिया है पद या एक्स और दूसरा आंकड़ा दिया है आवृत्ति, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके प्रश्न इस स्वरूप में दिए होंगे। तो खंडित श्रेणी के प्रश्न किसे कहेंगे हम? जिसमें पद भी हो और साथ में उसकी आवृत्ति हो। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इस प्रकार के टेबल खींचने हैं। यहाँ मैंने आवृत्ति को बारंबारता से भी दर्शाया है। कहीं कहीं पर आवृत्ति न देकर बारंबारता दिया होता है, जिसे हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और प्रश्न हल करते समय इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कुल 3 कॉलम खींचने होंगे। पहला कॉलम है पद, जो आपके प्रश्न में दिए हैं, जिसे हम एक्स मान लेंगे। दूसरा कॉलम है आवृत्ति, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी या स्मॉल एफ। इसे आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने केवल यह बताने के लिए लिखा है कि आवृत्ति को हम इन रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको केवल लिखना है पद और आवृत्ति, जिसे हम दर्शाएंगे एफ से। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम पद एवं आवृत्ति का गुणनफल ज्ञात करेंगे। जिसे हम गणितीय रूप से f इंटू एक्स से दर्शाते हैं। f इंटू एक्स का तात्पर्य हुआ f का गुणा x से। 12 का गुणा 2 से करने पर यहाँ पर प्राप्त होगा 24। 15 का गुणा 5 से करने पर यह प्राप्त होगा 75। 14 का गुणा 8 से करने पर यह प्राप्त होगा 112। और 10 का गुणा 15 से करने पर यह प्राप्त होगा 150। यह करने के बाद आपको जो आवृत्ति या बारंबारता है, इसका योग कर लेना है। तो यह हो जाएगा आपका समेशन एफ या सिग्मा एफ। इसका हम योग करेंगे, ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर 30। इसी प्रकार पद एवं आवृत्ति के गुणनफल का हम योग करेंगे, जो सिग्मा एफ इंटू एक्स से प्रदर्शित होगा 361। खंडित श्रेणी के प्रश्नों को हल करने का सूत्र इस प्रकार हो जाएगा। अगर इसे हम हिंदी में लिखें तो ये हो जाएगा माध्य बराबर पद एवं आवृत्ति के गुणनफल का योग और उससे हम भाग दे देंगे कुल आवृत्ति के योग से। अगर हम इसे गणितीय संकेत में लिखें तो ये हो जाएगा बार एक्स इज इक्वल सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई सिग्मा एफ। किसी किसी सवालों में सिग्मा एफ के स्थान पर इसे एन से भी प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर हम लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर यह सूत्र हो जाएगा बार एक्स इज इक्वल सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान हमने निकाल रखा है 361, यहां पर आ जाएगा 361 और सिग्मा एफ जिसका मान हमने निकाल रखा है 30,
इस प्रकार इस सूत्र में 361 को 30 से अगर भाग दें, हमारे पास परिणाम प्राप्त होता है 12.03। तो यहां पर आपको लिख देना है इस प्रकार माध्य 12.03 होगा। स्टूडेंट, आपको प्रश्न को इस रूप में बनाने के बाद अंत में निष्कर्ष के रूप में आपको ऐसा उत्तर लिख लेना है। यह रहा आपका समांतर माध्य या औसत के अंतर्गत खंडित श्रेणी के प्रश्न। आगे हम बढ़ते हैं। जो तीसरी श्रेणी है जिसे हम सतत श्रेणी कहते हैं और इसे हम अखंडित के नाम से हम जानते हैं। ऐसे प्रश्नों की पहचान होती है कि आपके प्रश्न में वर्गांतर के साथ साथ आवृत्ति या बारंबारता दी होती है। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करने होंगे। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न को देखने से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर 15 से 25, 25 से 35 इस प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। तो यह अपने आप में हो जाता है वर्गांतर। और नीचे जो राज्यों की संख्या दी गई है इसमें है 6, 11, 7, ये हो जाती है आवृत्ति। तो प्रश्नों के इस स्वरूप को आपको इस रूप में लिख लेना है। ध्यान रखेंगे जब हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको कुल मिलाकर 4 कॉलम खींच लेने हैं। सबसे पहले कॉलम में जो आपके प्रश्न में लिखा है ये हम लिख लेंगे। यह आ जाएगा महिला शिक्षकों की संख्या। आपके प्रश्न में कुछ भी दे सकता है, जो दिया होगा आपके हिसाब से उसको आपको लिख लेना है। तो यह हो जाएगा आपके लिए गणितीय रूप से वर्गांतर। तो यहां पर वर्गांतर आपको प्रश्न के हिसाब से लिख लेना है। यहां पर आ जाएगा 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। दूसरे कॉलम में हमको लिख लेना है जो आपके प्रश्नों में दिया है राज्यों की संख्या, जो हमारे प्रश्न के हिसाब से कहलाएंगे आवृत्ति, जिसे हम प्रश्न हल करते समय किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से। तो ये भी हम लिख लेंगे 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। और साथ ही हम इसका योग भी कर लेंगे। समेशन स्मॉल एफ इज इक्वल, योग करने पर इसकी राशि आएगी 35। प्रश्न में आगे बढ़ने के पहले जो वर्गांतर दिया होगा इसका हमको मध्य मान या मिड वैल्यू निकालना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे मध्य मान, या इसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं मिड वैल्यू, जिसे कहीं पर स्मॉल एम से दर्शाया जाता है और कहीं कहीं पर इसे एक्स से दर्शाया जाता है। तो आइए हम देखें मध्य मान कैसे निकाला जाता है। मध्य मान निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है वर्गांतर की निम्न सीमा धन वर्गांतर की उच्च सीमा, दोनों का योग करने के बाद इसे 2 से भाग दे दिया
जाता है। जैसे कि आपके प्रश्न में यहाँ पर दिए 15 से 25 ये वर्गांतर है। इसकी निम्न सीमा 15 है जिसे हम L1 से प्रदर्शित करते हैं और इसकी उच्च सीमा 25 है जिसे हम L2 से प्रदर्शित करते हैं। तो मध्यमान m या x निकालने के लिए हम L1 में से L2 को जोड़ने के बाद उसे हम किससे भाग दे देंगे? 2 से। तो यह प्रक्रिया आपको यहाँ से यहाँ तक के वर्गांतर के लिए करनी है। तो हम इसे निकालते चलें। 15 और 25 को जोड़ने पर आएगा 40, जिसे 2 से भाग देने पर यह आ जाएगा 20। 25 और 35 जोड़ेंगे 60 का आधा, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ये आपका निकल गया मध्यमान या मिड वैल्यू या x। आगे हमको क्या करना है? फिर से वही करना जो हमने इसके ठीक पहले किया था। पद या मध्यमान एवं आवृत्ति का हमें निकाल लेना है गुणनफल। तो यहाँ पर ये f आवृत्ति दी गई है और ये हमने निकाल लिया मध्यमान। तो यहाँ पर हम निकालेंगे f इंटू x। तो हमें 6 का गुणा 20 से कर लेना है। तो इस प्रकार ये आंकड़े निकलेंगे 120, 330, 280, 200, 240, 140 और 80। यहाँ पर मध्यमान एवं आवृत्ति के गुणनफल का हमको योग कर लेना है, जो कि हो जाएगा समेशन f इंटू एक्स इज इक्वल। यहाँ पर हम इन आंकड़ों का योग कर लेंगे। योग करने के बाद यह राशि आपके पास प्राप्त हुई है 1390। यहाँ पे हमारा दूसरा सूत्र आएगा समांतर माध्य बराबर मध्यमान एवं आवृत्ति के गुणनफल का योग बटा आवृत्ति का योग। और यहां पर फिर लिखेंगे हम सूत्र में मान रखने पर। यहां पर सूत्र में हम मान रखेंगे तो बार एक्स इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ। मान रखने पर यह हो जाएगा बार एक्स बराबर 1390 बटा सिग्मा एफ कितने का है? 35। तो 1390 को हम 35 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद आपको सावधानी पूर्वक गणना करनी है। इस प्रकार आपका उत्तर आएगा 39.71। तो यह हुआ आपका प्रश्न। अंत में आपको लिख देना है कि अतः औसत बराबर 39.71 होगा। आपको अनिवार्यतः प्रत्येक प्रश्न के अंत में निष्कर्ष लिखना होगा। यह हुआ आपका समांतर माध्य के या औसत के अलग अलग श्रेणियों में प्रश्नों को बनाने का तरीका। मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि सांख्यिकी के अंतर्गत जो व्यक्तिगत खंडित या अखंडित श्रेणी के प्रश्न होते हैं, इसे हम प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि से हम हल करते हैं। लेकिन कक्षा 10वीं के स्तर पर केवल प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ही प्रश्नों को हल किया गया है, इसलिए मैंने केवल प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ही इन सवालों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे माध्यिका और बहुलक को लेकर।
तब तक इन प्रश्नों को आप सावधानी पूर्वक बनाएं और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न अगर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे तो आपसे जरूर बने। तो स्टूडेंट, मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको गुड बाय।